नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वप्निका सिसोदिया और आप देख रहे हैं ईआन टीवी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, उस पल की शुरुआत हो चुकी है। आज है 19 अप्रैल 2024, यानी कि 18वें लोकसभा चुनाव का पहला दिन। 7 चरणों में होने वाले इस चुनाव की पहले चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार हमारे पास 97 करोड़ एलिजिबल वोटर्स है जो इस बार मतदान करेंगे। अगर मैं इस चुनाव की बात करूं तो 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ये चुनाव होने वाला है। और आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे कई युवा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हैं और वहाँ की पल पल की खबर हमें दे रहे हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आज वहाँ पे क्या सिचुएशंस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूपी में, क्योंकि यूपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा इलेक्शंस के लिए। तो वहाँ से हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आनंद, बताइए यूपी में अभी कैसी सिचुएशन है, वहाँ पे क्या चल रही है और क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ सकती है? देखिए सपने का, अगर उत्तर प्रदेश में पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 8 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। उन 8 सीटों में अगर पिछले बार के चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 सीट ही जीत हासिल की थी। 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बार और सीटें हार सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटों का क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। अगर अवध की बात करें तो हो सकता है वहाँ पे सीटें, पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले पाएगी। आनंद, आपका इस बारे में क्या कहना है कि वहाँ पे जो जो भी वहाँ पे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जो भी परीक्षाएं होती हैं, हर बार वहाँ के पेपर्स लीक हो जाते हैं और उसके बाद युवाओं में काफी आक्रोश भी रहता है। तो इसका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। युवाओं के मन में बिल्कुल आक्रोश है सरकार के प्रति, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई थी, वो ये कह गया कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता होगी भर्ती परीक्षाओं में, लेकिन वो उस करने में नाकाम रही। युवाओं में जरूर एक आक्रोश का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से युवा मेहनत करता है, एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा युवाओं के साथ खिलवाड़ करे। इसको लेकर आने वाले चुनाव में हो सकता है कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, तो मतलब किसी की भी सरकार आ हाँ, सकती है। अगर ओवरऑल और कहें तो कहना जल्दबाजी होगी कि किसकी कौन सत्ता में आएगा, लेकिन पहले चरण में मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी हार रही है। बहुत सही जानकारी दी आपने आनंद, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगी। अब हम चलते हैं बिहार में। बिहार से हमारे साथ हमारी संवाददाता स्नेहिल जुड़ी हुई है, वो हमें वहाँ के बारे में जानकारी देंगी। स्नेहिल, कैसे चल रहे हैं वहाँ के अभी हालात, कैसे वहाँ पे इलेक्शन जा रहे हैं और क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? देखिए, पहले चरण में तो बिहार में 4 जगहों पर इलेक्शंस हो रही हैं, जो कि औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई है। अगर बात अभी की जाए अभी के इलेक्शन की, तो मतलब कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। अगर पिछले इलेक्शन 2019 के इलेक्शंस की बात की जाए तो 39 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब देखना ये है कि इस बार सरकार किसकी बनती है। नहीं, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा को बिहार की याद तभी आती है जब इलेक्शंस आते हैं। जब इलेक्शंस आते हैं तो वहाँ पे आते हैं और कुछ वादे करके चले जाते हैं और उसके बाद उनका बिहार पे थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने जैसे कि मतलब यहाँ जो मौजूद जनता थे उनसे बात की, तो उनका भी ये कहना है कि वो सरकार केंद्र सरकार थोड़ा ध्यान हमारे भी मतलब बिहार स्टेट पर भी दे और यहाँ भी लोगों को जो वादे किए हैं वो उपलब्ध कराए। ठीक है स्नेहिल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम राजस्थान से मतलब राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। वहाँ से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर 12 सीटों पे भी चुनाव चल रहा है। तो आइए वहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। दीपक, वहाँ के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि 12 सीटों की आपने बात करी, तो पहले जो चुनाव में आपको नाम बताता हूँ: गंगापुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ग्रामीण, जयपुर, जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर। जैसे कि मैं बताऊं, 2019 में जब चुनाव हुए थे, 25 सीटों की टोटल सीटों की बात करूं मैं, तो 24 सीटों पे बीजेपी आई थी। एक सीट पे थी नागौर से जीती थी कांग्रेस। तो अब का माहौल भी यही है, आगोश बड़ा माहौल है, जल्दबाजी कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है। अभी पहले 12 सीटों के लिए होगी, फिर 13 सीटों के लिए होगी 26 अप्रैल को। तो अभी पहले देखा था बीजेपी जीतेगी, अब कांग्रेस है। तो ये एक आकांक्षा सी लगी हुई है कि कौन जीतेगा, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। दीपक, अभी के अगर मुद्दों के बारे में बात करें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश भी बहुत ज्यादा है। तो वहाँ के बारे में आपका क्या कहना है, वहाँ के युवाओं का अभी क्या कहना है इसको लेकर? देखो, भारत एक बहुत बड़ा आबादी वाला देश है, 144 करोड़ की आबादी यहाँ रहती है। तो एक जल्दी से जो ये रोजगार देना बहुत जल्दी होती है, लेकिन सबके बारे में सोच रही है सरकार, कर रही है। और वैसे आजकल की जनता भी बहुत ज़्यादा समझदार है। सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है। जनता देखती है कि पहले किस नेता ने उनके लिए काम किया, किस नेता ने अच्छी तरह उनके लिए आगे के लिए योजनाएं बनाई। तो जनता बहुत समझदार है, सोच समझ के वोट देगी। और अभी बहुत जल्दी होगी किसी को कहना कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, तो देखते हैं आगे अभी। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपके पास फिर आऊंगी। अब हम चलते हैं हमारी संवाददाता
वंशिका के पास में, जो मध्य प्रदेश से हमारे पास जुड़ी हुई है। वंशिका, बताइए वहाँ के बारे में। जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन जो आज से शुरू हो रहे हैं, 6 सीटों के लिए मध्य प्रदेश की आज की जो मतदान है वो होने जा रहे हैं। 88 प्रत्याशी जो उम्मीदवार है बीजेपी और आईएनसी से, वो आज यहाँ पर उतरेंगे अपने मैदानों में, और आज ईवीएम मशीन्स में इनका जो वोटिंग है वो बंद हो जाएगी। मैं आपको जो 6 सीटों के लिए आज इलेक्शन होने वाले हैं उनके नाम बता दूं। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की जो सीट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ही आईएनसी का जो कह सकते हैं हम दबदबा है वो बना आ रहा है पिछले 5 सालों से बात करें तो। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बार उस सीट को अपने खाते में जोड़ पाती है या नहीं। हालांकि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव बीजेपी के, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में कल 18 अप्रैल को वहाँ पर रोड शो करते हुए वो नजर आए हैं। तो देखा जाएगा कि इस रोड शो का कितना प्रभाव पड़ेगा इन इलेक्शंस पर। वंशिका, आपका इस बारे में क्या कहना है कि इस बार जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है उसमें बीजेपी ने ये बात कही है कि वो मुस्लिम लीग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये मैनिफेस्टो अपना निकाला, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये आरोप सही है? जी, मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं दूंगी। दोनों ही जो पार्टीज हैं, आईएनसी और बीजेपी, दोनों की ही अलग अलग रणनीतियां हैं अपने पार्टी को जिताने की। तो हाँ, ये उसी का एक पार्ट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वंशिका। अब हम जानकारी लेते हैं कुछ उत्तराखंड के बारे में। हमारी संवाददाता ऋतु वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आइए देखते हैं कि वहाँ पे हालात अभी कैसे हैं। ऋतु, बताइए वहाँ के बारे में कुछ। जी, मैं भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई। यहाँ पे लोग जोरों शोरों से मतदान देते आए हुए हैं। एक अलग ही हर्षोल्लास लोगों में देखने को मिला है। यहाँ पे 5 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल और अल्मोड़ा। अगर मैं पिछले इलेक्शन की आपसे बात करूँ तो उसमें जो पाँचों सीटें थी वो बीजेपी ने ही ली थी, और जो कांग्रेस की थी उसमें एक भी सीट वो नहीं ले पाई। और अगर मैं पिछली बार की ही आपसे बात करूँ तो 78 लाख वोटर्स थे जिन्होंने मतदान दिया था। अब देखना ये होगा कि कितने और वोटर्स होंगे जो मतदान देंगे। वहाँ के युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी युवा पीढ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है किसी भी चीज़ में, तो इलेक्शंस में भी हम उन्हीं पे ध्यान देंगे, तो वहाँ के युवाओं का क्या कहना है, वो क्या चाहती है, किसकी सरकार है? जी, हमने यहाँ पे बहुत लोगों से बात भी की। कुछ लोग, ज़्यादातर तो लोग यही थे कि बीजेपी के सपोर्ट में थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत चीज़ें लाने के लिए भी बोला, और बहुत सारे वादे जो बीजेपी ने पिछली बार किए थे वो पूरे भी किए हैं। जैसे कि आपको 80 करोड़ जो राशन लोगों को राशन उन्होंने दिया, मतलब फुलफिलमेंट पूरी की थी उन्होंने इस चीज़ में। जी ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम जानकारी लेते हैं कुछ असम के बारे में। हमारी संवाददाता निष्ठा वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमें बताएंगी कि असम में अभी स्थितियाँ कैसी हैं। निष्ठा, वहाँ के बारे में कुछ बताइए। जी स्वप्निका, मैं आपको बता दूं कि कुल सीटें वहाँ पे 14 सीटें हैं, और पहले चरण में वहाँ पे 5 सीटों पर चुनाव होगा। जो जगह इस प्रकार है कि काजीरंगा, सोनितपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर। 2019 के चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी ने 9 सीटों पर बहुमत पाई थी, और वहाँ पे वो 9 सीटों से जीती थी, उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। और इस बार देखना है, क्योंकि इस बार कड़ी टक्कर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस की, तो इस बार देखना है कि कौन अपनी सरकार ला पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ, क्योंकि वहाँ पे अभी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है दर्पण, तो वो बताएंगी कि वहाँ पे अभी कैसी स्थितियाँ हैं। महाराष्ट्र में आज चुनाव का पहला दिन है, तो महाराष्ट्र में 5 सीटों पे चुनाव लड़े जाएंगे, जिसमें रामटेक, भांडरा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर जैसे 5 सीट शामिल है। पिछली बार 2019 में नागपुर से बीजेपी के कैंडिडेट नितिन गडकरी जी जीते थे। इस बार उनके विपक्ष में कांग्रेस के विकास ठाकरे जी हैं, तो देखते हैं कि इस बार भी नागपुर से नितिन गडकरी अपने सीट बचा पाते हैं या नहीं। दर्पण, जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टोज को जारी कर दिया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो बड़े बड़े वादे उसने किए हैं, इस बार उसने क्या क्या वादे किए हैं, और क्या लगता है क्या उसकी सरकार आएगी किसी जिस पार्टी की, वो पूरा कर पाएगी? जी, मेरे पास मैनिफेस्टो का प्रिंट है, मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को जारी किया था। कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें उसने वादे किए हैं कि कांग्रेस के न्याय पत्र में वादा किया गया है कि वह आरक्षण की सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन कोटा लाएगी, और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% तक आरक्षण, और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा दिया गया है, जिसमें साथ ऐलान किया गया है कि युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद पहली नौकरी सरकार ही दिलाएगी।
और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन कर दी जाएगी। और यही बीजेपी की मैनिफेस्टो की बात करें तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो 14 अप्रैल को लागू किया था, जिसमें उसने उसका नाम संकल्प पत्र दिया है, जिसमें उसने वादा किया है कि वो फ्री बिजली और 5 साल तक मुफ्त राशन की व्यवस्था जारी करेगी। इस योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनवाए जाएंगे। मुद्रा योजना की सीमाएं 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है और वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में ये बहुत अहम कदम उठाने वाली हैं। और एक और मैं बता दूं कि इस बार आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर वर्ग में भी इस योजना में दायरे बढ़ाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण आपका। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, जहां पर अभी हमारे पास 39 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और वहां से हमारे संवाददाता उमर हमारे साथ जुड़े हुए, तो आइए वहां के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। उमर, प्लीज गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट तमिलनाडु इलेक्शंस. What are the situation? There are big situation, especially about AIDMK, the opposition party, because they are trying to make a comeback as they come back to last election. Because on the last Lok Sabha election, they were aligned with NDA, but now they are separated. Because of that, they are trying to make a comeback. Also, the DMK is trying to secure their sitting seat, especially a big majority. And as we look at the NDA situation, they are trying to open an account there, but they don't have any chances for that. But they can increase their vote. Then let's see what happens next. थैंक यू वेरी मच उमर, आई विल कम टू यू लेटर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने अपने संवाददाताओं से बात की जो अलग अलग एरिया से हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब चुनाव पे अपनी नज़र गड़ाए हुए और वहाँ के पल पल की स्थिति की खबर हमें दे रहे हैं। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे EAN TV। धन्यवाद।